दोस्तों डिस्कस का एन के लिए बनाया गया है जो 12 का सफर थे अर्जुन का विषय है इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स के कुछ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन क्वेश्चन आंसर को आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में पास होने के चांस बढ़ जाते हैं, आपके परसेंटेज बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए इस वीडियो में आपको मैं कई सारे ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी परसेंटेज के लिए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप जो है उन सभी बातों को समझ सके जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है आपका होता है यहाँ पर पूरे 100 नंबर होता है और जिसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे मिलते हैं। इस इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको देखा जाए काफ़ी आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पर देखा जाए शुरू में आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक नंबर सवाल आते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल इसमें आपको दे रखा है यहाँ पर फर्मों के बीच अंतर्निर्भरता होती है, कैसे होती है हमारे यहाँ पर से जिसका आंसर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अल्पाधिकार में। और ऐसे यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा दे रखा है। क्वेश्चन दूसरे में आपको दे रखा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका मूल्य ऋणात्मक हो सकता है, कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका कहते हैं कीमत जो होती है, वैल्यू होती है, वो अपने कहते हैं नेगेटिव हो सकती है। तो वो हमारे बनते हैं यहाँ पर सीमांत भौतिक उत्पाद। तो यहाँ पर देखा जाए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, एक नंबर सवाल है, तो मैं इनको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सीधा मैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन में आ जाता हूँ क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें तक को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और मैं थोड़े से बड़े सवाल में आ जाता हूँ सीधा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 में उत्पादन संभावना वक्र की कोई 3 मान्यता बताइए। तो यहाँ पर आपको देखा है शुरू में तो आपके 1 नंबर के सवाल आ गए, 1 नंबर 2 नंबर सवाल आ गए, तो वो मैंने आपको कराया नहीं, समझाया नहीं मैंने यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है नहीं, और ऑब्जेक्टिव सवाल कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इससे थोड़े से मैं आपको बड़े क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ और साथ में बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो आप करते हैं तो आपको करना क्या होता है, आपको शुरुआत करनी होती है उन क्वेश्चन से जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बाद में वो क्वेश्चन भी करिए आपको जो नहीं भी आते हैं, छोड़िए कोई मत, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं तो छोड़े हुए क्वेश्चन पे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। इसलिए आप शुरू में वो क्वेश्चन करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको छोड़ना कोई नहीं है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्कशन में आपको जो है इन सभी क्वेश्चन को, इसके अलावा देखा जाए और भी जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को डाउन करने का आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, जहाँ से कहते आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप जो है डाउन कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपना जो है उसका चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चाहे तो अपना किसी रजिस्टर में लिख कर अपना नोट्स बना के तैयारी कर सकते हैं, या चाहे तो आप सीधा अपना डायरेक्टली उन सभी क्वेश्चन आंसर पढ़ के अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप लिख कर अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ क्या होता है ज़्यादा याद रहता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ प्रश्न नंबर 11 में कि उत्पादन संभावना वक्र की 3 समस्या क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र, तो इसकी हमारी 3 समस्या क्या बनती है, वो बनती है यहाँ पर उत्पादन घटकों की मात्रा स्थिर होती है, पूर्ण रोजगार होता है, इसमें तकनीकी अपरिवर्तन रहती है, इसमें हमारी जो टेक्निक होती है उसमें हमारे पास चेंजेस नहीं होता है। ये कुछ हमारे उत्पादन संभावना वक्र की 3 समस्या होती है। इसके अलावा देखा जाए आपका यहाँ पर एक और सवाल बनता है आपूर्ति के नियम की व्याख्या कीजिए। तो जरूर सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है, ये पहले भी आपका जो है इस तरह सवाल पेपर में आ चुका है, आपूर्ति के नियम की व्याख्या करें। देखा जाए यहाँ पर आपको दूसरी एक और चीज़ समझनी होती है कि यहाँ पे आपका सवाल, ये सवाल आपका जो डायरेक्ट है ऐसे नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि आंसर वही होता है लेकिन उस आंसर का जो सवाल होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपूर्ति के नियम की व्याख्या कीजिए, आपूर्ति नियम से आप क्या समझते हैं, आपूर्ति के नियम पर टिप्पणी करें, या कैसे भी आपका सवाल आपको घुमा फिरा सकते हैं। जरूरत है आपको सवाल समझने की। आपूर्ति का नियम अन्य निर्धारित, आपूर्ति का नियम अन्य निर्धारक अपरिवर्तनीय रहने या वस्तु की आपूर्ति मात्रा तथा उसकी कीमत के संबंध पर प्रकाश डालता है। नियम बताता है कि कीमत तथा आपूर्ति की गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। अर्थात जितनी कीमत होती है उतनी ही आपूर्ति अधिक होती है, या जितनी कीमत होती है उतनी ही आपूर्ति कम होती है। ये आपूर्ति का नियम है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13, प्रश्न नंबर 13 पे आपको जो यहाँ पर दे रखा है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। कि तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक डिमांड होती है, यहाँ पे हम चाहते हैं किस चीज़ की गलती है कि मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग में परिवर्तन कब होता है, जब उसकी एक्चुअल मांग हमें पता चलती है। कि यहाँ पर लोगों से अगर कहा जाए कि लोगों की तो मांग होती है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पर वास्तविक हम अपना मांग हम तभी कह सकते हैं जब उनके पास
उस चीज़ को क्रय करने की शक्ति हो, तभी गलत है कि वो हमारा पर बनता है। वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो वस्तु की कीमत है, उसकी मांग है, इनके बीच में क्या होता है, एक अपोजिट रिलेशन होता है। अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में उसके मूल्य में परिवर्तन के कारण परिवर्तन आता है तो उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखा ज़्यादा आपको मैं बड़े में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो को ज़्यादा अगर डिटेल में समझाने जाऊँगा, हर क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझाने जाऊँगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको एक और सवाल बनता है यहाँ पर, निवेश गुणक का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्या होता है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो निवेश गुणक, फर्म निवेश करती है और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए रोजगार प्रदान करती है। निवेश करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उन्हें बाजार में बेचती भी है। जो प्रोडक्शन होता है उसे बाजार बेचना भी होता है। उन्हें आशा होती है कि उपभोक्ता को उनके उत्पाद की मांग करनी चाहिए, जिससे उन्हें अधिक आगम प्राप्त हो, जिससे आय का स्तर ऊंचा होगा। यह इस बात का संकेत देता है कि उपभोग की मांग आय के स्तर को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है यहाँ पर 15 बनता है। 15वें सवाल हमसे कहा जाता है, क्या उत्पादन करें, किस समस्या उत्पन्न करें? तो जी हाँ दोस्तों, हमारे अर्थव्यवस्था की क्या है, 3 समस्या होती है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये हमारे अर्थव्यवस्था की 3 समस्या होती है, जिसमें से हमारे पास एक जो समस्या इसमें बताई गई है, क्या उत्पादन करें, कि हमें क्या उत्पादन करना चाहिए। साधनों की सीमितता ही यहाँ पर क्या और कितना उत्पादन करने की समस्या जन्म देती है, कि हमारे पास जो साधन है सीमित है और उन्हीं साधनों से हमें एक कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन क्या बनाए वो हमारी समस्या होती है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, बाकी आप यहाँ पर पढ़िएगा, पढ़कर आप यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं। इसके अलावा देखा जाए आपको क्या होता है, कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी आपको दे भी रखा है, जब वस्तु की कीमत 10 रुपये इकाई से घटकर 8 रुपये इकाई हो जाती है तो इसकी मांग मात्रा 200 इकाई से बढ़कर 250 हो जाती है। इसकी मांग की कीमत पर उसका परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोस्तों मतलब क्या है, यहाँ पर कोई चीज़ है वो सस्ती हो गई है, सस्ती होने पर क्या है, लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। कि पहले 10 रुपये थी, अब 8 रुपये हो गई है। तो जब 10 रुपये थी तो लोग अपना 200 इकाई खरीदते थे, जब उसकी कीमत घट गई तो लोगों ने अपनी इकाई क्वांटिटी बढ़ा दी, 250 कर दी। तो इस तरह की जो कीमत रोज का परिवर्तन क्या करना है, तो यहाँ पर आपको दे भी रखा है, यहाँ पर कुछ एक तरह का सोल्यूशन दे रखा है कि यहाँ पर हमारा पर की वस्तु की कीमत परिवर्तन है, मांग की कीमत लोच है, जो कि हमारे पर देखा जाए -1.25 इसका आंसर बनता है हमारा पर। तो यहाँ पे हमारे पर देखा जाए पेपर में आपको 2 तरह के सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप जो यहाँ पर थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा भी चेंजेस होने पर आप जो है सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करें। लेकिन अगर थ्योरी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ऐसे में देखा जाए क्या है कि आप उसको बना के कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर देखा आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर सूचकांक आर्थिक वायुमापक यंत्र होते हैं, व्याख्या करें। तो सूचकांक से हमारा तात्पर्य उन आंकों से है जिनकी सहायता से 2 अलग अलग समयों पर मुद्रा के सामान्य मूल्यों का अनुमान लगाया जा सकता है तथा मूल्य में हुए परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। सूचकांक का एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं, अतः यह संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले परिवर्तन के मापन युक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको देखा एक और क्वेश्चन बनता है, 18 बनता है, उत्पादन के साधन के रूप में भूमि का अर्थ समझाइए। इससे साधन उत्पादन के वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए भूमि, मशीन आदि की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ऐसे यहाँ पर आपको देखा क्वेश्चन पर आपका देखा जाए 19 है। क्वेश्चन 19 में आपको यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखा जाए इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर देखा जाए इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको समझा रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से करना है, लेकिन इन क्वेश्चन आंसर को डाउन करके आपको समझना पड़ेगा। आपको इन क्वेश्चन आंसर को करने के लिए आपको जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको मेन फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है पर आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसमें हल्का फुल्का भी चेंज होता है तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि मुझे सवाल कैसे करूँ, कहीं अगर गलती हो गई तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा और ऐसे में आपको नंबर मिलने के चांस उसमें कम हो जाते हैं। लेकिन थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आप याद करते हैं उसके आंसर
आप बना बना के कर सकते हैं, जिसमें आपको नंबर मिलेगी ही मिलेगी। इसी तरह आपका देखा जाए, ऐसे यहाँ पे हमारा पर देखा है क्वेश्चन पे 20 है। क्वेश्चन 20 में आपसे कहा जाता है हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम प्राय यह देखने में आता है कि जब हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ प्राप्त होते हैं तो उस वस्तु से हमारी इच्छा तीव्रता में कमी होने की प्रवृत्ति होती है। मतलब क्या होता है, जैसे मान चलो मुझे भूख लगी है, अब मैं रोटी खाता हूँ, तो जैसे मैं अपना कहते हैं पहले रोटी खाता हूँ, मेरी जो भूख लगने की इच्छा है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। जब से फिर मैं अगली रोटी खाता हूँ, मेरी भूख जो मेरे गलते की इच्छा है वो मेरी और कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए जैसे जैसे गलते की जो मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी अगली जो गलते की मांग है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होते चली जाएगी। ये हमारा बनता है हर समान सीमांत की उपयोगिता का नियम। ऐसे यहाँ पर आपका देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पर आपका 21 है, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और ये वाला तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे हमारा कहते हैं माध्य निकालना को मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आप जो है यहाँ पर अगर यहाँ पर मीन निकालने के यहाँ पर 3 तरीके होते हैं। हमारा पर क्या होता है प्रत्यक्ष विधि, पदविचलन और हमारा पर देखा जाए कल्पित विधि। तो इन तीनों में से आप जो है कोई भी एक तरीका निकाल सकते हैं। सबसे आसान जो तरीका आपको रहता है प्रत्यक्ष विधि रहता है मध्य निकालने के लिए। प्रश्न 22 में ऐसा कहा जाता है समग्र मांग के घटकों की व्याख्या कीजिए। तो समग्र मांग के घटक हमारे कौन से होते हैं। पारिवारिक उपभोग मांग, ये हमारा समग्र मांग का एक पहला हिस्सा बनता है। पारिवारिक क्षेत्र में व्यक्ति परिवार तथा परिवार की सेवा में संलग्न गैर लाभकारी संगठन होते हैं। और ऐसे हमारे पर देखा जाए उत्पादकों अथवा फर्म की निवेश मांग ये बनती है। सरकारी व्यय ये बनते हैं हमारे पर। शेष विश्व द्वारा क्रय ये हमारा बनता है। तो ये कुछ 4 हमारे तरीके बनते हैं, बाकी उनको पढ़िएगा अच्छे से आप समझ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमारे देखा क्वेश्चन पेपर में 23 दे रखा है, तो 23 में हमारे पे कैसा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 4 नंबर सवाल है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर देखा है सभी क्वेश्चनों को अगर मैं यहाँ पर अच्छे से समझा लेऊँगा तो वीडियो की वजह बहुत लेंथी हो जाएगा, 3, 4, 5 घंटे का भी हो सकता है। और इतना आपके पास समय नहीं है कि आप इतनी वीडियो देखिए। इससे थोड़े से मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं और किस हिसाब से आपको करना है। पेपर में आपको करना क्या है, स्पीड से काम लेना है, तेज़ी से काम लेना है, जल्दी करना है आपको, क्योंकि पेपर के बाद बहुत लेंथी होता है। ऐसे हमारा पर देखा क्वेश्चन बनता है 24 में हमारे पर कहा जाता है आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। आय का चक्रीय प्रवाह उत्पादन, उपयोग और निवेश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ है। इन्हीं के संचालन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच लोगों की लेन देन होते हैं। इन लेन देनों में आय और व्यय के प्रवाह का चक्रीय स्वरूप होता है। तो ये हमारा कहते कुछ आंसर बनता है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर कहते क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टैक्स सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाई के लेके और भी कई सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप जो अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने इन वीडियो का फायदा उठा सके। और आपसे किसी तरह से पैसा वगैरह आपसे नहीं ली जाता। आपके लिए जो भी जितने भी वीडियो आपके लिए क्या सब कुछ फ्री है, आपसे किसी तरह से आपका पैसा आपसे नहीं लिया जाता। अगर ऐसी बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन 25 में आपसे कहा जाता है मुद्रा के निम्नलिखित कार्यों का व्याख्या करें। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। तो विनिमय का माध्यम क्या है, हमारा पर वस्तु भी हो सकता है और मुद्रा भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पर गलत है कि जो है विनिमय का माध्यम पहले हमारा पे क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, लेकिन आजकल जो हमारा जो चलता है वह कैसे चलता है, मुद्रा विनिमय। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा सभी वस्तु और सेवाओं के विनिमय का माध्यम करती है। जब हमारी 2 चीज़ें होती है, तो वस्तु होती है, एक सेवा होती है, गुड्स और सर्विस। इन दोनों चीज़ों को लेन देन करने के लिए हम अपना देखा है पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारा देखा जाए मूल्य का मापक वस्तु और सेवा के मूल्य को कीमत के रूप में मापने में मुद्रा सहायक होता है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है और उस चीज़ में कितनी मेहनत लग रही है, कितना टाइम लगा है। इस सब चीज़ों को कैलकुलेट करके हम अपना निकालते हैं किस चीज़ का मूल्य, किस चीज़ का कीमत क्या होनी चाहिए। ऐसे अगर बात करें हम क्वेश्चन पे हमारा 26 क्वेश्चन 26 हमारे पे कहा जाता है मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारणों की व्याख्या करें। मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण जब हम स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि हम कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा में क्या कर करता है और अधिक मूल्य पर कम क्यों, अथवा मांग का नियम कैसे क्रियाशील होता है, मांग वक्र ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों होता है। तो ये हर समाज सीमांत उपयोगिता, इसके बारे में मैं ऑलरेडी देखा है, आपको बस को बारे में बता चुका हूँ। आय का प्रभाव होता है, जिस से हमारे पे मांग है वो हमारे कम ज़्यादा होती है। किसी की जब आय बढ़ जाती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है।
साथ में स्थानापन्न वस्तु होती है या उसकी अल्टरनेटिव कोई वस्तु अगर आ जाती है तो ऐसे में दूसरी वस्तु की कीमत मांग उसकी कम ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारे पर देखा जाए कॉफ़ी है, कॉफ़ी की कीमत कम हो जाएगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और यहाँ पर उसकी अल्टरनेटिव जो चाय है, चाय के लोग अपनी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऐसे हमारा बनता है कि रेतों की संख्या में परिवर्तन कि यहाँ पर उस चीज़ को खरीदने वाले लोग कितने हैं। जब किसी चीज़ के खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो ऐसे में उसकी जो मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने पर उसकी चलते कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। और ऐसे बनता है यहाँ पर 5वें नंबर पे वस्तु के विभिन्न उपयोग। तो कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे दूध है, दूध का हमारा पर कई सारे चीज़ इस्तेमाल होता है जो उसके मांग के नियम को अपना बताने लगता है। ऐसे यहाँ पर हमारे पास प्रश्न पेपर 27 है। 27 में हमारे पर 9वां क्वेश्चन है तो इसके बारे में बताऊंगा नहीं मैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पे अपना जो है प्रश्न पे यहाँ पर 29 की। प्रश्न 29 में कहा जाता है अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। अल्पाधिकार, अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। अल्पाधिकार में वस्तु बेचने वाली कम फर्म होती है। W.H. फेल्कर ने अल्पाधिकार कुछ के बीच में प्रतियोगिता का नाम एक पुस्तक लिखी है। यह शीर्षक ठीक प्रकार से अल्पाधिकार का सार है। अल्पाधिकार को साधारण तथा कुछ फर्मों की में प्रतियोगिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो अल्पाधिकार मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पर कुछ फर्में होती है, एक ही काम को लेके होती है, छोटी मोटी होती है, थोड़े पैमाने पर होती है, उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, जिस पे कहा जाता है अल्पाधिकार। इस तरह यहाँ पर देखा जाए आपको यहाँ पर क्वेश्चन पे 30 बनता है। यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय का प्रश्न करें। और इस राष्ट्रीय आय के ऊपर देखा जाए आपको क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आते हैं और 6 नंबर सवाल आते हैं, तो इस सवाल को आपको सीखने की जरूरत है। और इसके अलावा देखा अगर बात करूँ यहाँ पर मैं क्वेश्चन पर 31 की, क्वेश्चन पर 31 कहा जाता है वस्तु की आपूर्ति का अर्थ समझिए, इसे प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो वस्तु की आपूर्ति का अर्थ क्या है? किसी फर्म या विक्रेता द्वारा वस्तु की आपूर्ति को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तु की वह मात्रा जिसे एक फर्म या विक्रेता वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए वसूल करता है, लेकिन वस्तु की वास्तविक बिक्री उसकी आपूर्ति से अलग हो सकती है। जैसे कि कृषक गेहूं का उत्पादक 15 रुपये प्रति किलो पर 50 क्विंटल गेहूं बेचने पर लिए तैयार है, लेकिन इस कीमत पर वह 30 क्विंटल ही गेहूं बेच पाता है। किंतु ये तो अवधारणा एक दूसरे को भ्रमित नहीं करती। आपूर्ति की मांग 3 तथ्यों पर निर्भर करती है। बनता हमारे पर जैसे वस्तु की मात्रा जिसे फर्म बेचने हेतु वसूल करती है, कीमत जिस पर बेचने के लिए वह तत्पर है, समय की वह निश्चित अवधि जिसमें वह वस्तु की मात्रा वसूल करता है। तो ये कुछ नियम बनते हैं हमारे पर। और ऐसे हमारे पर देखा जाए ऐसे यहाँ पर हमारे देखा है प्रश्न 32 से कहा जाता है यहाँ पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, और राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्तियों में क्या अंतर है, इससे भी सवाल भी आ जाते हैं। और दोनों यहाँ पे हमारा देखा जाए हमारे पे चलते कुल मिला कितने 6 नंबर सवाल है, तो 3 नंबर का ये 3 नंबर का ये हिसाब से बन जाता है। और यहाँ पे हमारा देखा जाए दोनों के बारे में दे रखा है, प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों का या फर्मों पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि हमारा पर वस्तु अथवा सेवाओं पर लगाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा देखा जाए कुछ ये हमारे कार्य बनते हैं। इसके अलावा राजस्व प्राप्ति बनती है, राजस्व प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे पर देखा क्वेश्चन आंसर है, और मैं इन सभी क्वेश्चन आंसर को अगर बताने जाऊँगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को समझ सकें। लेकिन क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि आपको जो है किस हिसाब से अपना पेपर वगैरह करना है, किस हिसाब से आपको तैयारी वगैरह करनी है, किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन आंसर को मैंने समझाने की कोशिश करी है। इन सभी क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास होने चांस बढ़ जाते हैं, आपके परसेंटेज अच्छे आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है, बारी बारी करना है, प्रैक्टिस करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ताकि वह भी इन वीडियो से अपना फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।